आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी हाउस ऑफ द सेल है, क्योंकि इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी। तो इसमें जो फास्फोरिलेशन होगी उसे हम ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन बोलेंगे। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि इसमें इनर मेम्ब्रेन शामिल है माइटोकॉन्ड्रिया की। एक एटीपी जो जनरेशन है या फास्फोराइलेशन है वो साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होती है। अगर एटीपी फॉर्मेशन जो है साइटोप्लाज्म में हो रही हो यूकेरियोटिक या प्रोकैरियोटिक की, तो इसको हम नाम देते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है, डायरेक्ट होती है, इसमें मेम्ब्रेन शामिल नहीं होती, और इसमें ऑक्सीजन शामिल होती है, मेम्ब्रेन शामिल होती है, ठीक है। और एक फोटो रेस्पिरेशन फॉस्फोराइलेशन है वो क्लोरोप्लास्ट में होगी। किसमें होगी बेटे? क्लोरोप्लास्ट में, जो कि हमने कल एक टर्म पढ़ी थी, क्लोरोप्लास्ट। कल आप लोगों को याद है हमने वहां पे केमियोस्मोसिस का जो है डिटेल में पढ़ा था। तो क्लोरोप्लास्ट में जो फोटो रेस्पिरेशन जो एटीपी सिंथेसिस होती है वो आपके पास, इसको हम फोटो फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? याद रखिएगा, फोटो फॉस्फोराइलेशन। ये जो फोटो लाइट फॉस्फोराइलेशन एटीपी सिंथेसिस, यानी कि लाइट की मदद से या लाइट की प्रेजेंस से हो रही है। सो फर्दर हमने ये पढ़ा था कि फोटो फॉस्फोराइलेशन जो है वो फर्दर दो टाइप की होती है, एक को हम बोलते हैं साइक्लिक और एक को हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक। तो हमने इसको दो टर्म्स में कल हमने पढ़ा था और दोनों को हमने डिस्कस भी किया था। एक को हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक और दूसरे को हम बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो आई होप सो कि आप लोगों को अब ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि फॉस्फोराइलेशन क्या क्या चीज है और इसको हम किन किन टर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो स्टडी कर सकते हैं। ठीक है बेटे? तो ये एक कल स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि सर हमें नहीं पता चलता कि कब उसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे या फोटो फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। उसमें नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। तो बेटे हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं और हमारा जो आज का मेन टॉपिक है इट इज अबाउट द डार्क रिएक्शन। जी बेटे बोले। सर माइटोकॉन्ड्रिया पे भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती नहीं है? होती है, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। वो एक्चुअली जो वो तो लेवल उसका कम है ना, उसमें होगी, वो आगे जाके पढ़ेंगे हम, वो तब भी मैं बताऊंगा आपको बेटे कि यहाँ पे भी होती है। अगर मैं आपको अभी बता दूंगा ना तो उसका कोई फायदा नहीं है। अभी आपने कंसेप्ट क्लियर करना है कि हम ऑक्सीडेटिव कब बोलते हैं और इसको जो है फोटोफॉस्फोराइलेशन कब बोलते हैं, वो कंसेप्ट क्लियर करना था। ठीक है बेटे? जी जी सही था बेटे। Sorry bete, I can't understand your question because your mic voice is very low. Sir, photophosphorylation, cyclic and non. जी? Am I audible to you? No bete, your voice is not clear.
सर अब ठीक है? बेटे लाउडली स्पीक करें जरा, या माइक को सर ठीक करें। सर अब आ रही है आपको आवाज? जी अब ठीक है, अब ठीक है जी बेटे। सर मैं ये कह रही हूँ कि फोटोफॉस्फोराइलेशन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक दोनों में होती है? जी बेटे दोनों में होती है। ओके जी अच्छा बेटे जी बेटे आमना, जी बेटे बोले। आपने जरा जल्दी करिए, इसके बाद मेरा क्वेश्चन नहीं लेना। ओके सर। सर साइटोप्लाज्म में जो एटीपी प्रोडक्शन होगी उससे भी हम कीमोस्मोसिस कहेंगे, वहां पे भी मेम्ब्रेन कपलिंग मैकेनिज्म होगा? नहीं, वहां पर मेम्ब्रेन्स होती हैं सबस्ट्रेट लेवल में, याद रखिएगा हमेशा एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व नहीं होती। ओके सर। सो बेटे आज हमारे पास जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोगों ने इसको बड़ी डिटेल में पढ़ना है। लाइट सॉरी, इसको हम डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें लाइट रिक्वायर्ड नहीं होती। ये नहीं है कि ये रात के वक्त हो रहा होता है इस वजह से इसको हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं, नहीं। रीजन क्या है व्हाई इट इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन? क्योंकि इसमें आप लोगों ने एक बात पॉइंट याद रखनी है, दिस रिएक्शन डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ लाइट। ठीक है जी। सो आप लोगों ने डार्क रिएक्शन को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि लाइट इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इसको हम बायोलॉजी में केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। बाय डेफिनेशन अगर देखी जाए कि साइंटिस्ट के नाम पे है केल्विन साइकिल। इसको बाय प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो G3P साइकिल भी बोलते हैं, या हम इसको C3 पाथवे, ये सही रहेगा, C3 पाथवे का नाम भी देते हैं। ठीक है भी। तो ये 3 से 4 नाम आपने याद रखने हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डार्क रिएक्शन की लोकेशन क्या है, दिस डार्क रिएक्शन जो है वो कहां पर होगा, तो आप लोगों ने इसका आंसर लगाना है कि ये एक्चुअली स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है। किसमें होता है? स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ही ये होगा। ठीक है जी। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में, स्ट्रोमा में आपके पास अवेलेबल होती है 2 सब्सटेंसेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपके पास एटीपी, असेमिलेटिंग पावर है जो कि लाइट रिएक्शन में बनी थी, और एक है आपके पास NADPH जो कि रिड्यूसिंग पावर है। ये दोनों प्रोडक्ट्स जो है दे आर प्रोड्यूस्ड और सिंथेसाइज्ड इन द लाइट रिएक्शन एंड accumulate in the stroma of the chloroplast. स्ट्रोमा में ये स्टोर होंगी और यूटिलाइज होंगी फॉर द केल्विन साइकिल या C3 पाथवे। सो केल्विन साइकिल के फेजेस कितनी है ये आपसे पूछा जा सकता है, हाउ मेनी फेजेस ऑफ केल्विन साइकिल। सो बेसिकली देयर आर 3 फेजेस ऑफ केल्विन साइकिल। इसको हमने फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 के नाम से याद रखना है। इसमें एमसीक्यूज क्या आ सकते हैं वो हमने देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो केल्विन साइकिल है इसको 3 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन, कार्बन को फिक्स करेंगे। उसके बाद हमारे पास आएगा बेटे रिडक्शन फेज, और नंबर 3 पे हमारे पास आएगा रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। डार्क रिएक्शन तमाम प्लांट्स में, ग्रीन प्लांट्स में, जो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं उनमें परफॉर्म होता है। ये आप लोगों ने नहीं भूलना। ये आपको एमसी की तरह पूछ लेता है कि डार्क रिएक्शन कहां पर, किन प्लांट्स में होता है। तमाम ग्रीन प्लांट्स में ये परफॉर्म होता है। ठीक है जी। सो ये मैंने इसको थोड़ा सा रेज करूंगा ताकि मैंने यूटिलाइज करना है मैक्सिमम बोर्ड।
तो आप लोगों ने इसको पहले पढ़ लिया होगा। सो इसको हम बेसिकली यहाँ पर इसका एक फ्लो शीट बनाएंगे ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम एज अ इनपुट लेते हैं। क्या लेते हैं बेटे? ये हमारे पास है इनपुट, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म नहीं हो सकता। सो हमारे पास स्ट्रोमा में एक मॉलिक्यूल होता है, इस मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं RUBP, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। ये जो राइबोलोज बिसफॉस्फेट है ये 5 कार्बन वाली ये हो गया बेटे 1, ये 2, ये 3, ये आपके पास 4, ये 5। एक शुगर है और इस शुगर पे कार्बन नंबर 5 पे एक फास्फेट ग्रुप अटैच है और एक कार्बन नंबर 1 और 5 एक जो है वो फास्फेट ग्रुप अटैच है। इसको हम RUBP बोलते हैं। तो अगर आपसे ये एमसीक्यूज पूछ लिया जाए कि RUBP जो है राइबोलोज बिसफॉस्फेट ये कीटो शुगर है या एल्डो शुगर है, और अपने हैंड रेज कर ले, मैं पूछ लेता हूं आपसे कि ये कीटो शुगर होगी या एल्डो शुगर होगी। जी अहमद आपको तो आता ही होगा। मरियम इकबाल जी बेटे? सर कीटो होगी। कीटो शुगर होगी क्योंकि राइबोलोज बिसफॉस्फेट है बेटे, हैंड डाउन कर लेते हैं। तो ये राइबोलोज बिसफॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल जो है कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है। तो ये आपस में क्या करेगा, ये इसकी फिक्सिंग होगी, तो ये रिसेप्टर हो गया, रिसीविंग करेगा। तो RUBP 5 कार्बन वाली एक कीटो शुगर है। ये एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को पहले एक के लिए समझते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को फिक्स करती है या ऑब्टेन करती है और एक मॉलिक्यूल बना देती है। इस मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं 3PGA, 3PGA, और या 3-फॉस्फोग्लाइसरेट। क्या बोलते हैं बेटे? 3-फॉस्फोग्लाइसरेट। जी अलेना गफूर बेटे, मैंने अब क्वेश्चन नहीं लेना, आपने हैंड रेज करना, क्वेश्चन अब बाद में होंगे अब सारे। जी मैं आपसे लास्ट पूछ रहा हूँ। जी बेटे। सर मैंने ये पूछना था, आपने पहले पॉइंट एक बताया था कि किन प्लांट्स में होती है डार्क फ्लोरेसेंस, वो मेरे से मिस हो गया, तो बता देंगे। प्लांट्स में होगी, तमाम प्लांट्स में होगी। अच्छा ये 3PGA जो है सर कौन सी? फोटोसिंथेसिस कैल्विन साइकिल 1 2 3, कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3, और इसमें कार्बन नंबर 3 पे फास्फेट ग्रुप अटैच है, तब इसको हमने क्या बोला? 3PGA, 3-फॉस्फोग्लाइसरेट। याद रखिएगा इन दोनों की अटैचमेंट के लिए एक एंजाइम होता है और इस एंजाइम को हम रुबिस्को बोलते हैं। रुबिस्को, राइबोलोज बिसफॉस्फेट एंड ऑक्सीजनेज, कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, ये एक डुअल एंजाइम है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वर्किंग में है तो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करता है, और अगर ये ऑक्सीजन को कैप्चर करता है तो ये ऑक्सीजनेज प्रॉपर्टी को शो करेगा। यहाँ पे रुबिस्को जो है वो कार्बोक्सिलेज के तौर पे एक्ट करेगा, क्योंकि कार्बन के एक मॉलिक्यूल को ये एक RUB के साथ फिक्स करवाता है, तो हमारे पास 3PGA बनता है। सर ये 3PGA कैसे बन जाएगा? याद रखिएगा कि आपके पास यहां पर ना कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं, क्योंकि आपके पास जो इनिशियल जो कार्बोहाइड्रेट है वो मोनोसेक्राइड्स होते हैं, मोनोसेक्राइड जो है 3 कार्बन से स्टार्ट होते हैं। सो अगर यहाँ पे 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हो तो यहाँ पर क्या होगी? RUBP भी 3 होगी, एक के लिए एक ये रिएक्शन, दूसरे के लिए भी यही रिएक्शन, तीसरे के लिए भी रिएक्शन। असल में जब RUBP कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलती है तो एक हाईली अनस्टेबल प्रोडक्ट बनती है। फॉर एग्जांपल
मैं ये कहता हूं ये एक आपके पास होगी, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ठीक है। अब ये कितने कार्बन वाली थी, सब कहेंगे सर ये जो थी ना 5 कार्बन वाली चेन थी। तो यहां पर एक आपके पास फॉस्फेट लगा हुआ है, यहां पर लगा हुआ है, यहां पर लगा हुआ है जी, यहां पर लगा हुआ है, 3 चेन होगी ना। एक चेन थी आरजीबीपी की, एक मॉलिक्यूल ऐड हुआ तो ये 6 कार्बन वाली चेन बन गई। फिर दूसरी चेन आरजीबी की, एक कार्बन डाइऑक्साइड फिर लगा, फिर एक और चेन बन गई 6 वाली, फिर एक और चेन बन गई। तो ये हाईली अनस्टेबल होती है, याद रखिएगा क्या होता है, हाईली अनस्टेबल। तो टोटल हमारे पास यहां पर कितनी चेन्स बनती हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चेन्स कितनी होंगी तो आप कहेंगे सर ये टोटल जो है 6 चेन्स होंगी। और इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, तो 6 में हर एक में 3 होंगे, ये 1 ये 2 ये 3, ये 1 ये 2 और ये 3, ये 1 और ये 2 और ये 3। तो ये 1 2 3 का मतलब क्या है, 1 3 bis phosphoglycerate। ठीक है जी। सो आपके पास सबसे पहले स्टेबल अनस्टेबल प्रोडक्ट बनती हैं, 3 चेन्स बनती हैं, 6 कार्बन, हर एक में 6 किस कार्बन होते हैं, लेकिन वो हाईली अनस्टेबल होती है। जब वो ब्रेक करती है तो उससे आपके पास 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 चेन्स बनती हैं। टोटल नंबर ऑफ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कार्बन कितने हैं तो 18 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 18 होंगे, ठीक है। उन 18 में से आपने यानी कि 6 में से एक चेन को यहां पे कंसीडर कर लिया, किसको, 1 चेन को यहां पे कंसीडर कर लिया। सो 1 ये चीज जो प्रोडक्ट आपके पास बनी इसको हम नाम देते हैं 3PGA मॉलिक्यूल। और यहां पर अगर फॉर एग्जांपल मैं 6 लिख दूं तो 6x लिख दूं कि 6 चेन्स के साथ ये चालू कर, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। अब ये 3PGA मॉलिक्यूल जो है ये फर्दर जो है बेसिकली जब इसमें चीजें ऐड और रिलीज की जाती हैं तो ये क्या बनता है, ये बनता है 1,3 bis phosphoglycerate। याद रखिएगा क्या बनेगा, 1,3 bis phosphoglycerate, 3PGA भी बोलते हैं, ठीक है। 1,3 bis phosphoglycerate कैसे बनेगी, देखिए सर आपने कहा यहां पर कार्बन 1 ये हो गई, कार्बन 2 ये हो गई, कार्बन 3 ये हो गई, और इसमें कार्बन नंबर 3 पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। तो 1 पे भी तो फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया ना, क्योंकि 1 3 कह दिया है। तो इसका मतलब है यहां पे कोई चीज हमने ऐड किया है। क्या ऐड किया है, एक्चुअली हमने एटीपी से एडीपी बना लिया और 6 फॉस्फेट्स जो है इसमें हमने 6 फॉस्फेट जो है इसमें हमने ऐड कर दिए। एक चेन के साथ एक होगा ना, तो कितनी चेन्स है टोटल, 6 चेन्स है, ठीक है। तो एक के साथ हम ये शो कर रहे हैं, इस चीज को हम नाम देते हैं कि ये हमने एक्चुअली क्या किया है, ये एक्चुअली हमने 3 फॉस्फोग्लाइसरेट को चेंज किया है 1,3 bis phosphoglycerate में। इसमें कार्बन नंबर 1 पे फॉस्फेट नहीं था, हमने यहां से फॉस्फेट निकाल के इसको दे दिया, तो ये फॉस्फोराइलेशन हमने इसमें करवा दी है, ठीक है। नेक्स्ट बेटे इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास एक स्टेप आता है कि ये जो 3PGA मॉलिक्यूल है ये एक्चुअली 1,3 bis से कन्वर्ट होगा और एक प्रोडक्ट बनाएगा, एक स्ट्रक्चर बनाएगा, इसको हम नाम देंगे G3P, G3P ग्लाइसिरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। क्या नाम देंगे बेटे, ग्लाइसिरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये नाम देंगे इसको। ये ग्लाइसिरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट क्यों बोलेंगे इसको, क्या रीजन है इसकी ग्लाइसिरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बोलने की, इसकी रीजन ये है कि इसमें से हमने कुछ चीजें ऐड की या कुछ रिडक्शन हुई है। यहाँ पर क्या रिडक्शन हुई है, अगर इसमें से कार्बन नंबर 1 पे जो फॉस्फेट था वो निकल गया तो कौन इसको कैसे ये रिसीव होगा, कैसे ये चेंज होगा। तो याद रखिएगा हमारे पास एक NADPH2 होता है, ये आपने पढ़ा था, ये कहां बना था, बेसिकली ये बना था हमारे पास लाइट रिएक्शन में बना था। तो यहां से याद रखिएगा 3
जो सॉरी ये जो है ये प्रोटॉन आयन, इसको शिफ्ट कर दिया जाता है और शिफ्ट करने से ये बन जाता है खुद NADP+। ठीक है, तो ये क्या था, रिड्यूस है। इसने इस सब्सटेंस को रिड्यूस किया, रिड्यूस करने के बाद क्या बन गया, G3P का मॉलिक्यूल बन गया। और कितने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेंगे इसमें से, अगर ये एक है तो एक के लिए तो टोटल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपके पास कितने हो जाएंगे, 6। क्या हो जाएंगे बेटे, 6। याद रहेगा बेटे, क्या हो जाएंगे बेटे, 6। ये G3P का मॉलिक्यूल जो है आगे फर्दर चलता है इस तरह से G3P, और इसमें से एक G3P निकल आती है। तो चेन्स कितनी थी, फॉर एग्जांपल ये 6 चेन्स थी, 6 चेन्स थी G3P की, और इसमें से एक चेन में से एक जो है वो सब्सटेंस निकल गया, G3P का मॉलिक्यूल आ गया। ये G3P का मॉलिक्यूल जो है फर्दर जो है वो ग्लूकोज बनाने में, फ्रक्टोज बनाने में, माल्टोज बनाने में काम आएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गई आउटपुट। क्या आ गई बेटे जी, आउटपुट आ गई है। याद रखिएगा ये हमारे पास आउटपुट आई है। ये तीनों स्ट्रक्चर्स जो हैं ये फॉर एग्जांपल हमारे पास, एग्जांपल ले रहा हूं कि ये आउटपुट के तौर पे आ रहे हैं, या आप इसको कह दें कि ये आउटपुट है। अब मुझे बताएं 6 चेन्स में से एक चेन यहां पर आ गई और बाकी कितनी चेन्स रह गई हैं, 5 चेन्स रह गई हैं, तो 5 चेन्स आगे चलेगी G3P की। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर क्या चीज होती है G3P की जिसकी वजह से ये चेंजेस आती हैं या आएंगी। तो G3P के मॉलिक्यूल्स जो है वो यहां से एक्चुअली शिफ्ट करते हैं अबव यहां पर, और यहां पर एक प्रोडक्ट यहां पर बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं RUP। नाम है बेटे RUP, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, इसको आप लोगों ने याद रखना है, भूलना नहीं है। ये हमारे पास बनता है RUP। RUP राइबलोज फास्फेट। क्या है बेटे, राइबलोज फास्फेट। ये जो राइबलोज फास्फेट बना है ये एक्चुअली हमारे पास 5 कार्बन वाला होगा, 1 2 3 4 एंड 5। ये कार्बन नंबर 1 है हमारे पास, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और इसकी कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होगी फास्फेट। जब कार्बन 1 के साथ फास्फेट अटैच होती है तो उसको रिप्रेजेंट नहीं करते जब तक उसके दूसरे टर्मिनल पे कोई चीज ना लगी हो। अगर 3 के साथ अटैच है तो हम 3 कह देंगे, 2 के साथ अटैच है तो 2 कह देंगे। 1 अंडरस्टूड होता है कि अगर मैंने आप इसको RUP का है, राइबोलोज फास्फेट का है, तो ऑटोमेटिकली मुझे ये पता है कि इसकी कार्बन नंबर 1 पे फास्फेट ग्रुप अटैच है। अच्छा जी, अगर ये प्रोसेस हो गया है तो इसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद फिर आपके पास स्ट्रक्चर जो बनता है इसको आप क्या नाम देते हैं, ये राइबोलोज फास्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइबोलोज बिसफास्फेट बोलते हैं। सो ये जो कन्वर्जन होती है राइबोलोज बिसफास्फेट की, ये क्या चीज है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ साइकिल, अभी मैंने थोड़ी चीजें बतानी है इसमें से कि क्या प्रोसेस कहां पर हुआ। तो आप ये देखते हैं कि राइबोलोज से राइबोलोज बिसफास्फेट 1,5 वाली बनी है। तो इसमें कितनी चेन्स है यहाँ पर, तो याद रखिएगा RUBP की 3 चेन्स होती हैं, और यहां पर हमारे पास 5 चेन्स थी। 5 चेन्स का मतलब क्या है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये चेन्स है हमारे पास, हर एक में 3-3 कार्बन मौजूद है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, और हर एक की कार्बन नंबर 3 के पास क्या अटैच है जी, कार्बन नंबर 3 के साथ फास्फेट ग्रुप अटैच है। तो G3P का एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, थर्ड मॉलिक्यूल, फोर्थ मॉलिक्यूल एंड 5 मॉलिक्यूल। क्योंकि एक चेन तो हमारे पास ये आ गई थी ना, एक तो सिस्टम से निकल आई थी, आउटपुट हो गया था। ठीक है, और रिमेनिंग का कितनी रह गई थी यहाँ पर 5, तो ये कितनी थी 6।
6 आगे चली, 6 में से एक निकल गई, बाकी रहेगी 5। ये 5 चेन्स जो है ना, ये 5 चेन्स, ये इस स्टेप में स्टेप बाय स्टेप एक सीरीज होती है। यहां पर तकरीबन 10, 11, 12 स्टेप्स होते हैं। ये अगर आपकी बुक में इसको ऐसे दिखाया गया है, ठीक है। सो ये स्टेप्स जो है इंटरमीडिएट स्टेप होते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं था, हमारी एफएससी लेवल पे हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये G3P के जो मॉलिक्यूल हैं, ये 5 चेन्स जो है ये चेन होती हैं, मॉडिफाइड होती हैं और 3 चेन्स बनाती हैं। कौन सी कार्बन वाली? 5 कार्बन वाली, जिनके कार्बन नंबर 1 पे फॉस्फेट ग्रुप होता है, और फिर ये चेंज होता है इनटू 1,5 बिसफॉस्फोग्लाइसेट। तो एक्चुअली इसमें क्या हम ऐड कर रहे हैं? एक्चुअली इसमें हम एटीपी ऐड कर रहे हैं, एटीपी ऐड करते हैं और इससे हम एडीपी बना लेते हैं। और कितने एटीपी ऐड कर रहे हैं? जारी बात है 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हम यूज कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं कैल्विन साइकिल। इस कैल्विन साइकिल में हमारे पास यहां से यहां तक का जो प्रोसेस है, इसको हम नाम देते हैं कि इसमें हमने की है कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन। यहां पर हुई है कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन, यहां पर हुई है रिडक्शन और यहां पर हुई है रीजनरेशन, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स में होता है। हमेशा पहला स्टेप क्या होगा? इसका अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कैल्विन साइकिल, तो 1 हमेशा कार्बन फिक्सेशन होती है, 2 हमेशा रिडक्शन होती है, 3 हमेशा रीजनरेशन होती है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की। जी बेटे अलीना गफूर, जी बेटे बोले, बेटे जल्दी बोले, बेटे बोले। अलीना बेटे मैं आपका माइक जो है आपको कह रहा हूं आस्क टू अनम्यूट, लेकिन आप नहीं कर रहे, या तो हैंड डाउन कर लें या फिर आंसर क्वेश्चन करें अपना। जी बेटे आप बोले। So sir, we have to memorize the 1,3 BPGA and the RUP. Like we Yes, have to you have to memorize memorize this one. the lines Yes, you have and the amount of the Yes, you carbon. have to memorize this one. Okay. अच्छा बेटे नेक्स्ट इसमें हम जो है एक इक्वेशन की तरफ मूव करेंगे कि ओवरऑल इक्वेशन क्या है फोटोसिंथेसिस की। सो ओवरऑल इक्वेशन की तरफ मूव करें तो हमने ये इक्वेशन पढ़ी है, जो इसमें आप लोगों ने मुझे ये इक्वेशन बैलेंस करके बतानी है कि ये मैं इक्वेशन बैलेंस की है या नहीं की। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेरे पास है जी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद मैं कहता हूं मेरे पास है जी NADPH रिएक्टेंट में थे, फिर मैं कहता हूं जी मेरे पास थे ATP, ठीक है जी। जब ये रिएक्शन हुआ, जब ये रिएक्शन होता है, इन ये सब जो है रिएक्टेंट्स मिलते हैं, तो मेरे पास जो है ग्लूकोज बनता है, बनेगा, या हम इसे कह देते हैं CH2O या CHO भी कहते हैं, या मोनोसेक्राइड बोल देते हैं, या G3P बोल देते हैं इसको। और साथ में मैं कहता हूं मेरे पास, इस तरह से कर लें तो आप लोगों को ज्यादा समझ आ जाएगी। ये आप कह रहे हैं कि मोनोसेक्राइड बन गया फार्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें फिर आप लोगों के पास क्या बनेगा जी NADP प्लस, क्योंकि ये यूटिलाइज हुआ है, यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज हो गया, यहाँ पर ये रिड्यूस था, और आपके पास 9 जो है प्लस ADP आ जाएंगे, और प्लस आप लोगों के पास 9 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आ जाएंगे, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आएंगे, और प्लस आप लोगों के पास H2O आ जाएगा। अगर हम इसको बैलेंस करें तो हम कहते हैं कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल थे आए,
और हमने यूटिलाइज किए 6NADH। कहाँ यूटिलाइज किए थे? यहां पर देखेंगे 6NADH हमने यूटिलाइज किए। एटीपी कितने यूज किए हमने? 6 यहां पर किए थे और 3 यहां पे किए थे। कितने हो गए? 6 और 3 9 एटीपी यहां पर हो गए। ये रिएक्टेंट में यूज किए। प्रोडक्ट में देखिए हमारे पास जो है वो आ गया CH2O यानी कि ग्लाइसराइड जो मोनोसाइड था। 6 ही हमारे पास NADP आए क्योंकि यहां पर देखें 6 है। ये हमारे पास ADP कितने आए? यहां पर हमारे पास 6 थे और यहां पर हमारे पास 3 थे, तो ये हमारे पास बन के 9, क्योंकि 9 ADP यूज किए हैं हमने, तो 9 ADP हमारे पास उसमें आए। इनऑर्गेनिक फास्फेट हमारे पास आ गए 9। ठीक है जी, क्या आ गए बेटे? ये भी हमारे पास आ गए 9 और 3 वाटर मॉलिक्यूल हम यूज करते हैं सेल में। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि 3 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। सो मुझे बताएं क्या ये इक्वेशन जो मैंने लिखी है ये इक्वेशन बैलेंस है? ये तो ठीक है बैलेंस होगी। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? यहां पर अगर आप देखें तो आपके पास ये चीज कहां से आ गई? ये इनऑर्गेनिक फास्फेट, जबकि मैंने यहां पे बनाए हुए हैं 6। ये देखें मैंने यहां पर 6 लिखे हुए हैं लेकिन यहां पे मैंने 9 लिख दिए हैं। तो इसकी क्या रीजन है? जी बेटे मोमिना, सॉरी जी बेटे आप बोले। Sorry, sir. I was going to lower my hand. Sorry. So it doesn't matter. जी बेटे। सर मेरा क्वेश्चन है। जी बेटे। सर आपने रिडक्शन वाले प्रोसेस में 1,3-5 ये जो है 1,3-5-phosphate ग्लाइसराइड, यस सर, सर इसमें आपने यूज किया NADPH3 जी, जिसमें हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं। सर फेडरल की बुक में लिखा है कि सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है H का, मतलब सिर्फ NADPH है। फेडरल की बुक में ना इसका भी लिख सकते हैं NADPH, इसका लिखा हुआ है। यस सर। तो डजंट मैटर, ये भी इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक्चुअली इसको पता किस तरह लिखते हैं? अगर आप फेडरल की बुक को ध्यान से पढ़ें तो NADPH प्लस H पॉजिटिव एक्चुअल ये होता है। एक्चुअल हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ये होती है। ठीक है बेटे जी सर। लेकिन हम इनको दोनों ही रेफरेंस से बल्कि तीनों ही फॉर्मेट से शो करते हैं। ये मैंने कल परसों समझा दिया था आपको, फिर भी कोई बात नहीं, आपने क्वेश्चन किया, आपने अपनी एम्बिग्यूटी दूर की है। बेटे एनी अदर क्वेश्चन बेटे? नो, ओके जी। अहमद खान साहब। सर जी आप बोलिए। पूछ रहे हैं 6 मतलब 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रोड्यूस होते हैं सर, उधर से भी तो 3 हो गए ना, जब RUP से RUBP बन रहा है तो फिर 6 और 3 9 हो गए। ये RUP से ये देखिए ना, ये क्या है? G3P, G3P है ना, ग्लाइसराइडेड 3 फास्फेट से, तो ये क्या बन गया? RUP, राइबोलोज बिस फास्फेट। तो यहाँ पे 3 फास्फेट थी, यहाँ पे भी फास्फेट थी जी। हाँ जी, आप बताएं। ठीक है सर, तो 9 ही होंगे ना, 9 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होंगे। बेटे यहाँ पर मेरी बात सुने, आपने ये जो इनऑर्गेनिक फास्फेट है वो तो ऐड कर दिए, इसमें ऐड कर दिए, यहाँ पर भी ऐड कर दिए, यहाँ पर भी ऐड कर दिए इसमें, ये देखें। ठीक है, बात समझ आई है? ये यहाँ पर देखें, ये मैंने रिडक्शन जब करवाई थी, इस हाइड्रोजन को इसमें जब ऐड करवाया तो इसके फास्फेट मैंने निकाल लिए, ये 6 है। ठीक हो गया सर, 1 मिनट बाकी में 3 कहां गए? उसके बाकी 3 कहां है? छुपे हुए नहीं? नहीं सर। बात समझ आई है मैं क्या पूछ रहा हूं अहमद? जी सर। बेटे ये याद रखिएगा सर 5 होंगे ना, G3 में। देखें यहाँ पे कितनी चेंज होती हैं? 5। जी सर। और ये 5 चेंज से जब रीअरेंज होती हैं तो कितनी चेंज बनाती हैं? 3। तो बाकी क्या होगा? वो चेंज होता है, तो याद रखिएगा कि यहां से 3 इनऑर्गेनिक फास्फेट निकलते हैं।
सर 2 निकलेंगे। सॉरी, दो निकलेंगे और एक जो है वो यहां पर होगा। ठीक है, ठीक हो गया। एक ये हो गए, एक ये हो गया और 2 ये हो गए, तो टोटल 9 हो गए। बेटे बात समझ आ गई है? क्लियर हो सर गया? वो उसमें असल में ऐड होने थे जहाँ RUP से RUBP बनना है, मतलब हाँ। रिलीज तो नहीं हो रहे, वो तो कंज्यूम हो रहे हैं। ठीक हो हाँ जी, वो यहाँ कंज्यूम से में 2 हुए निकले हैं और मोस्टली एक बच्चे प्रोडक्ट। कहीं पे कहते हैं सर यहाँ पर हुए। मैं कहता नहीं, ये कंज्यूम हुए हैं, मेरे निकाल, मैं कहता हूँ रिमूव करके दिखाएं। जी बात समझ आ गई? ओके सर। एक और क्वेश्चन सर, H2O मॉलिक्यूल्स मतलब ये किस स्टेप में प्रोड्यूस होंगे? हाँ जी, ये इस टाइप से प्रोड्यूस नहीं होंगे। एक्चुअली ये ना एडिशन और डिलीशन होती है। बुक ने इसको लिख तो दिया है कि वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा। एक्चुअली यहाँ पर 2 यहाँ पर होते हैं और एक यहाँ पर होता है, तो वो लिख तो दिया है, लेकिन मैं इसकी इसलिए सर नहीं ये समझाना। जरूरत तो नहीं ना वैसे? मैं इसकी जरूरत नहीं होती, असल में इनकी जरूरत है, ये तीनों की। ये बस ठीक है क्वेश्चन, क्योंकि देखिए फोटोसिंथेसिस में ना, फोटोसिंथेसिस में याद रखना है कि ये एज अ रॉ मटेरियल भी यूज होता है, एज अ बाय प्रोडक्ट भी होता है, तो ये न्यूट्रल हो जाता है इसकी कंसंट्रेशन। ओके ओके। और अमामा ताहिर बेटे जी, आपका क्वेश्चन। जी बेटे। सर रूबिलोज बेस्ड फॉस्फेट से जब 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनता है तो RUBP के पास तो 2 फॉस्फेट ग्रुप है उसकी एक चेन के पास, तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट के पास तो सिर्फ एक ही फॉस्फेट ग्रुप है, तो वो किधर जाता है एक एक? देखिए ये चेंज एक, देखिए आपने माइक नहीं ऑफ करना था। RGB ओके की एक सर। मॉलिक्यूल है, जी एक सर। मॉलिक्यूल है, अब बोलते जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल के साथ मिलेगा, एक चेन बन जाएगी यहाँ पर। अब ये कितने कार्बन वाली होगी है? 1 2 3 6 कार्बन वाली होगी। जी ठीक है, इसको कौन जी बना रहा सर। है? रिबेस्को कार्बोक्सिलेज। तो ये यस सर। स्टेबल नहीं रहता, अनस्टेबल होता है, ब्रेक कर देता है। एक चेन ये बन जाएगी, एक चेन ये बन गई, एक चेन ये बन गई, इसकी बरक्स 3 हो गई, ये 4 5 6 ये हो गई। तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गए इनपुट, तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ RGBP प्रिकर्सर सब्सटेंस हो गए जो इन मॉलिक्यूल्स को पकड़ेंगे और पहले 6 कार्बन वाली चेन बनाएंगे 3, और वो स्प्लिट होंगी और उससे फिर ये स्प्लिटिंग से जो है ना वो आपके पास ये आएंगी। ओके सर। अच्छा बेटे, अब आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए अगर कि ये जो साइकिल है केल्विन साइकिल, 1 केल्विन साइकिल जो है ये कितने टर्न्स पे होते हैं? इसके टर्न्स कितनी होती हैं? हाउ मेनी टर्न्स? तो याद रखिएगा 2 टर्न्स में कंप्लीट होता है। 2 टर्न्स होती हैं इसकी। 1 टर्न में याद रखिएगा आपके पास जो है, इधर याद रखना है कि 1 टर्न में क्या क्या होगा। पहला जो टर्न था उसमें आपने पढ़ा कि आपके पास ATP कितने हैं, और 6 और 9 ATP यूटिलाइज होंगे, एंड 1 टर्न में 9 ATP एंड 6 जो है आपके पास NADPH2 यूटिलाइज होंगे। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है केल्विन साइकिल में टोटल कितने टर्न्स में बनता है? 2 टर्न्स में। 1 टर्न की जो बायोएनर्जेटिक्स है वो मैंने आपको बताई है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है, 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, उसके लिए हाउ मेनी टर्न्स आर रिक्वायर्ड? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने जो है वो केल्विन साइकिल्स हमें टर्न्स रिक्वायर्ड होते हैं? जी बेटे सुभाष। सर वो मैंने कहना था कि जो आप वाटर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि जब हम 6 मॉलिक्यूल्स डालते हैं NADPH2 के, तो वो 12 हाइड्रोजन आयंस होते हैं, और उसमें जो 6 हाइड्रोजन आयन उसके साथ नहीं, और जो 3 बाकी 6 हाइड्रोजन आयन बनते हैं, तो वो वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। नहीं बेटे ये नहीं है, ये कंसेप्ट नहीं है।
पता नहीं आपने कहाँ से पढ़ा है, पर यही कंसेप्ट नहीं है। पर सर वो कहाँ से होंगे? वो देखे ना, वो 12 हाइड्रोजन आयंस बन गए ना। कहाँ पर 12 हाइड्रोजन बने बताएं? जहाँ पे हमने NADPH2 के 6 मॉलिक्यूल्स ऐड किए। यहाँ पर? हाँ जी। बेटे मेरी बात सुने बेटे, बच्चे, मेरी बेटी, ये याद रखो कि हाइड्रोजन इसके अंदर जाता है, इसके साथ एडजस्ट होता है। ये हाइड्रोजन जब इसके अंदर जाएगा तो यहाँ से फॉस्फेट निकलेगा। सर 6 जाएंगे, 12 तो नहीं 6 जाएंगे ना। देखिए मेरी बात सुने, हर एक चेन के साथ एक एक जाएगा ना, तो 6 चेन है तो 6 जाएंगे। हाँ जी, तो 6 बच गए, तो फिर वो 3 वाटर मॉलिक्यूल बन के निकल गए। ना 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 ना, वो बताता हूँ किस स्टेप पे बनेंगे। ये एक्चुअली इंटरमीडिएट जो स्टेप होते हैं ना, इंटरमीडिएट स्टेप यहाँ पे बनती है, क्योंकि हमारे बुक में उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। मैं उसका वो ना डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि किसी बुक में है नहीं है वो, ये हायर लेवल्स की बात है। ठीक है बेटे, मैं पूछता हूँ कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, आप ही क्वेश्चन का आंसर देते हैं इस बात, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने केल्विन साइकिल्स रिक्वायर्ड होते हैं, टर्न्स? 2 सर। 2। और नंबर ऑफ एटीपी कितने रिक्वायर्ड होंगे? 18। बेटा ये एमसीक्यूज आते हैं पेपर में कि इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएंगे 18 एटीपी एंड 12 NADPH2। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए 2 साइकिल रिक्वायर होते हैं। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल, तो आप कहेंगे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है, स्टेबल प्रोडक्ट 3PGA है। क्या है बेटे? 3PGA, 3 फॉस्फोग्लाइसराइड एल्डिहाइड। फिर दूसरी बात, अगर आप लोगों से ये पूछ ली जाए कि व्हाई इट इज कॉल्ड C3 पाथवे, इसको C3 पाथवे किस वजह से कहते हैं, तो रीजन इज दैट द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 3PGA। यानी कि वाइस वर्सा में एमसीक्यूज आए। अगर आपको एमसीक्यूज पूछा जाए और ऑप्शन आपके पास ये हो कि मैं यहां पर लिखता हूं आपके पास ऑप्शन के बताएं, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया बेटे कि अल्फा में आपके पास है RUB और P, और मैंने बीटा में लिख दिया आपके पास क्वेश्चन है 3PG G3P, चार्ली में है 3PGA, और डेल्टा में है आपके पास RUP। तो मुझे बताएं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेबल प्रोडक्ट, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। तो आप याद रखिएगा, फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनती है, स्टेबल प्रोडक्ट बनती है, वो इसमें RUP होती है, सॉरी 3PG होता है। इसी वजह से इसको हम C3 पाथवे भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कौन है, तो आप कहेंगे RUBP जो है वो एक्सेप्टर है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। मैं ये पूछता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटपुट ऑफ केल्विन साइकिल, आउटपुट कौन सी है केल्विन साइकिल की? सो आप मुझे आंसर करेंगे, मरियम इकबाल बेटे जी, आउटपुट क्या है इसमें? G3P होगी। G3P जो है इट विल बी द आउटपुट, क्योंकि ये शंट आउट हो जाती है, आउटपुट। इट इज नॉट अ ग्लूकोज, इट इज G3P मोनोसैकेराइड। फिर एक साइकिल चलेगा, फिर G3P, यानी कि G3P प्लस G3P मिलेंगे तो क्या बनेगा? ग्लूकोज। तो 2 दफा साइकिल रन होगा ना। जी अहमद बोले बेटे। बेटे जल्दी बोले, टाइम खत्म होने लगा। जी साथ सर एक एमसीक्यूज है सर, जी बेटे, एक्सक्यूज मी जी सर, एमसीक्यूज है एक कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद राइबोलोज बिसफॉस्फेट टू फॉर्म। एक ऑप्शन है अनस्टेबल 6 कार्बन इंटरमीडिएट और एक है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तो सर कौन सा बेटे, अगर तो ऑप्शन में आपके पास अनस्टेबल 6 कार्बन चेन होगी तो बेस्ट आंसर अनस्टेबल 6 कार्बन होगा।
और अगर ये चीज नहीं होगी तो फिर 3PG होगा, क्योंकि रिबेस्को का काम है RUBP को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाना और 3 चेन्स बनाना है, टोटल 3 चेन 6 कार्बन वाली अनस्टेबल। तो पहले अनस्टेबल का प्रोडक्ट होगी ये, क्योंकि हमारे पास इसके नाम नहीं है, बहुत लेंथी नाम है, मैंने नहीं बताया कि मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा आप लोगों को, क्योंकि विद इन द सिलेबस रहेंगे, ठीक है जी। तो अनस्टेबल फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगी ना। अब देखिए वहां पर मैंने यूज किया फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, और फर्स्ट अनस्टेबल प्रोडक्ट होगी तो वो 6 कार्बन वाली होगी। आई होप सो कि यू गॉट द पॉइंट जी। सर मैंने ये पूछना था, सर आपने वो केल्विन साइकिल का वो जो 2 टर्न्स की बात की थी, वो तो उसलिए की थी ना कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए 2 टर्न्स चाहिए होते हैं। हाँ जी बस ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप G3P एज अ इंटरमीडिएट पढ़ते हैं ना, आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था कि फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, वक्त आप लोगों ने ख्वाब देखा था कि G3P और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इज अ इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो आज ये ख्वाब पूरा हो गया कि ये रेस्पिरेशन में कैसे इंटरमीडिएट है। ये देखिए यहां से शर्ट हो जाएगी, बाहर निकल आएगी। केल्विन साइकिल का जो एक्चुअल प्रोडक्ट है ना, एक्चुअल प्रोडक्ट जो है एक्सेप्टर जो है, वो प्रोडक्ट भी RUBP है, क्योंकि यहां से शुरू हुआ है और प्रोडक्ट भी यहीं पर आके खत्म हुई है। तो ये एक्चुअल प्रोडक्ट होती है। राइबोलोज फास्फेट, ये भी कीटो शुगर होगी। क्या होगी बेटे? कीटो शुगर होगी और 5 कार्बन वाली होगी। RUBP भी कीटो शुगर होगी और 5 कार्बन वाली होगी, ठीक है बेटे। तो इस तरह के MCQs आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी क्या चीज कहां पर इन्वॉल्व है। आई होप सो कि आप लोगों को आज कुछ ना कुछ तो समझ आई होगी। टोटल नंबर ऑफ ATP पूछ लेता है, वो भी आप बता देंगे अगर वो आपसे। जी बेटे मोमिना जी बेटे। सर ये जो 1 फॉस्फेट निकल रहा है G3P बनने में, उसकी समझनी है। क्या मतलब? ये जो आपने 1 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दिखाया है जब G3P बन रहा है, उसकी फॉर्मेशन कब हुई है? ये वाला जी, जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे आया। हाँ जी, ये देखिए ना, मैंने सिंपल आपको बताया कि बेटे कि यहाँ पर आपके पास 5x है, सॉरी 6x चेन्स है। ये मैंने बताया ना 6 चेन्स है, तो 6 चेन्स आगे जाती है, तो इस 6 चेन में से एक चेन जो है वो बाहर आ जाती है इस साइकिल से, आउटपुट। इसको हम बोलते हैं, बुक में लिखा हुआ है आउटपुट। और इसके साथ एक फॉस्फेट यहाँ पे अटैच नहीं है क्या? फॉस्फेट अटैच है ना एक, तो बाकी चेन्स कितनी रह गई? यहाँ पर 5 रह गई है, तो 5 आगे चेंज होगी। तो मैंने बताया था 6 ये फॉस्फेट इनऑर्गेनिक, एक ये फॉस्फेट, इसको बैलेंस कर लो और 2 को ये कर लो। ये तो चेन में मौजूद होगा ना जी। मोमना इसाक बेटे, बेटे जल्दी करेंगे, लास्ट क्वेश्चन होगा सुमैया का। जी बेटे मोमिना चली गई है जी बेटे। सर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में जो G3P से रिलेटेड आपने बात बताई है, ये दोबारा मैंने कहा कि G3P इज एन इंटरमीडिएट इन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, यही बोला ना मैंने। तो ये बेटे आप अपने माइक में ऑफ करना, अपना ऑन करें माइक। यस सर, यही बात बताई थी, यही बताई थी। तो वो जो फर्स्ट ईयर में मैंने कहा था कि वो आप ड्रीम भी पढ़ते हैं मोनोसैकेराइड में कि जो मोनोसैकेराइड्स हैं उसमें G3P जो है, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, दे आर इंटरमीडिएट इन बोथ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में G3P इंटरमीडिएट हो गया ना यहाँ पर। यस सर। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन कल हम जब पढ़ेंगे वहां पे आपका दूसरा जो ड्रीम है, ख्वाब है, वो पूरा हो जाएगा। यस सर, थैंक यू। वेलकम बेटे। ले बेटे आज देखें, आप लोगों ने आराम से बैठ के लेक्चर लिया है, चीजों को समझा है, कोई जो है शोर नहीं हुआ, रिलैक्स होकर चीजों को समझा है। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है कि आप अपना बिहेवियर जो है ड्यूरिंग दी लेक्चर, वो एटीट्यूड जो है वो बेसिकली लर्निंग एटीट्यूड होगा ना, तो बेटे आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी।
और अगर आप इसी तरह नॉन सीरियस होंगे और मिस्टेक्स करेंगे चीजों में, या फायदा उठाएंगे ऑनलाइन का कि आप लोग म्यूजिक ऑन कर देंगे या अपने डॉगी का जो है माउथ जो है उसकी बार्किंग जो है हमें सुनाएंगे, तो हम आपको रिमूव कर देंगे, यही हो सकेगा। ठीक है, तो टीचर बेबस हो जाता है। ये भी आप बात याद रखें कि टीचर जो है वो एक, देखिए खड़े होके पढ़ाना, बोर्ड पे पढ़ाना, आप लेटे हुए हैं हमें नहीं पता, आप बैठे हुए हैं हमें नहीं पता, आप वॉशरूम में हमें ये भी नहीं पता, आप बाहर खाना खा रहे हैं या और आउटिंग या वॉकिंग कर रहे हैं, लेकिन टीचर जो है वो खड़े होके पढ़ा रहा है, टाइम पे स्टार्ट कर रहा है, टाइम पे कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम ये भी कह सकते हैं बेटा आज नेट नहीं आ रहा, क्लास कर लो होगी, थक जाते हैं ना। लेकिन देखिए हर टीचर आपके लिए मेहनत कर रहा है, क्योंकि आपने पेमेंट की है एक अदारे को, और टीचर जो है वो इस चीज का रिस्पॉन्सिबल है कि उसने लेक्चर जो है वो अच्छा प्रोवाइड करना है स्टूडेंट के लेवल पे जाकर, ताकि उनके पीएमसी में कोई क्वेश्चन गलत ना हो। आपके पास टाइम शॉर्ट है, आप 2 माह एंजॉय कर लेंगे, फिर आप रिपीटर की तरह आ जाएंगे, फिर आप रिपीटर की तरह आ जाएंगे। सॉरी अगर कोई रिपीटर है, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं कि कोई रिपीट क्यों कर रहा है, रीजंस हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन वही बच्चा रिपीट करता है जिसको ये पता होता है कि मैंने डॉक्टर बनना है। जो सीरियस नहीं ना होगा पहली दफा, वो नेक्स्ट टाइम रिपीट भी कर लेगा, वो कभी भी कवर नहीं कर सकता। सो अक्सर हमें ये पता चल रहा होता है कि बच्चों ने आज म्यूजिक ऑन कर दिया, बेटे इसका कोई फायदा नहीं है। वक्ती तौर पे आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके कोलीग्स को बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि बेटे आप लोगों का नुकसान बहुत ज्यादा होगा। उनका जो पढ़ना चाह रहे हैं, जो पढ़ना चाह रहे हैं ना, वो कहेंगे कि सर ये क्या, हम तो डिस्टर्ब हो जाएंगे इससे। बहुत ज्यादा बात है, टीचर जो है वो अगर फॉर एग्जाम्पल आपको रिमूव करता है या आपको बेसिकली वो कुछ और जो है वो करेगा, तो उससे क्या होगा बेटे, आप लोगों का अपना ही नुकसान होगा। आप जो ये करेंगे उससे आपका भी नुकसान होगा, और साथ में किसका नुकसान होगा, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका भी नुकसान होगा। तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटे, आप लोगों के पास हर लेक्चर के लिए जस्ट 60 मिनट्स होते हैं, तो उसको आप अच्छी तरह यूटिलाइज करें। और टीचर जब आपसे रिलैक्स होगा ना, तो फिर आपको वो अच्छा पढ़ाएगा भी, और आप लोगों को एमसीक्यूज भी डिस्कस करवाएगा, और आपको गाइड भी करेगा। अगर टीचर नहीं ना रिलैक्स होगा, वो कहेगा जी एमसीक्यूज करवाओ और बस चलाई रखो, ठीक है। तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है बेटे, काइंडली जिस तरह आप एक अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपकी वो जो पर्सनैलिटी है वो आपकी नजर भी आए टीचर को, ठीक है। सो इंशाल्लाह बेटे कल इंशाल्लाह हम जो है वो रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो कल उसके रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। और प्लस सैटरडे वाले दिन, सैटरडे को याद रखिएगा डिस्कशन होगी यूनिट नंबर 2 की। अल्लाह हाफिज।